कॉल पुट करते करते जितना कमाया था उससे ज्यादा गवा दिया। इसका जो रेवेन्यू बनता था, टोटल रेवेन्यू, वो बनता था 2 करोड़ 34 लाख रुपए। अब मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ अभी सेटल हो गई है, सब कुछ अभी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में तो स्ट्रगल कर ही रहा था, स्टॉक मार्केट में तो लॉस कर ही चुका था। बट यहाँ पे एक अचानक से ट्विस्ट आ जाता है, और यही स्ट्रेटेजी और यही टेक्निक आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. क्यों किसी स्टॉक में अचानक से 10 से 20% का मूवमेंट आ जाता है? इस मूवमेंट के पीछे वजह क्या है, और ये बड़ी मूवमेंट हम कैप्चर कैसे करें स्टॉक्स में और ऑप्शन में भी। बट आप अगर 10 में से 8 बार भी गलत आओ फिर भी आप लॉस ना करो, ऐसी एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी, रोबस्ट सिस्टम मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है आशीष तिरपुड़े और मैं भारत का मध्य नागपुर से हूं। 2007 में मैंने 10th पास किया। 2009 में मैंने 12th पास किया। 12th में मेरा सब्जेक्ट था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते हुए पहली बार मैंने शेयर बाजार का नाम सुना। देन उसके बाद 12th पास किया। देन समर की छुट्टियां लगी। समर की छुट्टियों में सुबह न्यूज़पेपर बांटना, दोपहर में स्टॉक वाले भैया थे हमारे एरिया में रहते थे जो एक ब्रोकर के पास काम करते थे, तो दोपहर में उनके साथ जाके बैठना। देखता था जब मैं वहां पे जाके तो स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स हिलते रहते थे। मुझे लगता था ये काम बहुत बढ़िया है कि कंप्यूटर पे बैठे रहो दिन भर और अच्छा खासा सैलरी मिलती थी उनको, तो मैं बड़ा खुश होता था। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि इसको भी हमने करना चाहिए। मैंने भैया को बोला कि मुझे शेयर मार्केट करना है। तब 56-57 सिग्नेचर करके डीमेट अकाउंट ओपन होता था। मैंने भैया से बोला कि भैया मेरा डीमेट अकाउंट ओपन कर दो और मुझे स्टॉक मार्केट सिखाओ। भैया ने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन किया। उसके बाद मैंने पहली बार एक्सिस बैंक के शेयर लिए। एक्सिस बैंक के शेयर लिए 60 रुपए के भाव पे और उसको 200 रुपए के भाव पे बेचा। तब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इस बीच में जॉब करता था, जॉब के ही पैसों से मैंने वो शेयर्स खरीदे। उसके बाद भैया ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कॉल पुट करते करते जितना कमाया था उससे ज्यादा गवा दिया। अब मैं घर का बड़ा बेटा होने के कारण बड़ा प्रेशर आने लगा कि अब क्या करूं। जो सैलरी से पैसा आ रहा था वो तो जा रहा था। उसके बाद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए मैंने एक बिजनेस ओपन किया जो कि है एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ पे बिजनेसेस के लाइसेंस, फूड लाइसेंस, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, ये सारी सर्विसेज मैं लोगों को प्रोवाइड करता था। ये जर्नी मेरी अच्छी रही। यहाँ से मैंने एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जो कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी दे रहा था। उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट टेंडर एफिलिएटेड सेंटर लिया जो कि आज अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और इन दोनों बिजनेस की वजह से मैं अच्छा खुश था। बट स्टॉक मार्केट को मैं हमेशा देखते आ रहा था, न्यूज़ पढ़ते जा रहा था, तो अंदर एक कीड़ा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ तो आगे करना ही है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, 2018 तक मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किया और मेरी मार्केटिंग स्किल अच्छी होने के कारण पहले ही 2 महीनों में मैंने 200 एडमिशन एनरोल कर लिए। अब यहाँ से मुझे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। अब देखिए क्या होता है। अब एक एनजीओ का प्रोजेक्ट आता है मेरे सामने, जो कि मैं और मेरे पार्टनर जो कि 52 ईयर्स के थे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा था उस फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में। मैंने उनके साथ पार्टनरशिप किया और एक एनजीओ का प्रोजेक्ट हमने रन किया जिसमें हमने 4505 स्टूडेंट पूरे विदर्भ में से एनरोल किए। अब हुआ क्या, 4505 स्टूडेंट एनरोल किए और इसका जो रेवेन्यू बनता था, टोटल रेवेन्यू, वो बनता था 2 करोड़ 34 लाख रुपए। अब मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ अभी सेटल हो गई है, सब कुछ अभी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में तो स्ट्रगल कर ही रहा था, स्टॉक मार्केट में तो लॉस कर ही चुका था। बट यहाँ पे एक अचानक से ट्विस्ट आ जाता है, और जो कंपनी की तरफ से हमने ये प्रोजेक्ट लिया था थर्ड पार्टी, पता चल रहा वो कंपनी ही थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट ले रही है। अब बड़ा प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद केस वेस हुआ, सब कुछ हुआ। 2 करोड़ 34 लाख रुपए लेके वो आदमी भाग गया, और हमारा जो उसमें शेयर बनता था मेरे पार्टनर का और मेरा, वो कम से कम 84 लाख का बनता था, मतलब 40-40 लाख के आसपास। बट ये सब पैसा अभी खत्म हो गया। अब स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहा हूँ और ये भी प्रोजेक्ट की मेहनत जो है वो पूरी खत्म हो गई है। ये प्रोजेक्ट फेल होने के कारण मैं बड़ा डीमोटिवेट हो गया। अब सोच रहा हूँ कि करना क्या। अब एक ही ऑप्शन है कुछ बड़ा करने का, वो है स्टॉक मार्केट। अब देखिए यहाँ पे मुझे मेरा दोस्त मिलता है जो कि बचपन में मेरे साथ रहता था, उसका एमबीए हुआ था और वो कार्वी जैसे बड़ी कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट था। एक्सीडेंट होने के कारण 18 के एंड में वो नागपुर अपने होम टाउन वापस आ गया, मतलब मेरे घर के बाजू में। अब उससे मिलने के बाद, वो रिसर्च एनालिस्ट था, अच्छा रिसर्च एनालिस्ट था, तो मैं उसके साथ रह रह के
मार्केट को समझने लगा और फिर से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद गया। अब यहाँ पे पहले दिन 16,000 रुपए से मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चूज किया। पहले दिन का प्रॉफिट मेरा था 12,000 रुपए, दूसरे दिन का प्रॉफिट था 4,000 रुपए, तीसरे दिन का प्रॉफिट नहीं था, तीसरे दिन 12,000 डाले हुए 16,000, दूसरे दिन का प्रॉफिट 4,000। ये सारे पैसे एक ही दिन में वाइप आउट हो गए। अब उसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक नया ट्रेडर क्या करता है, जब लॉस होता है तब किसी को नहीं बताता, और जब प्रॉफिट होता है तब स्क्रीनशॉट सबको भेजते रहता है। और मैं भी उसी टाइप का था। मैंने क्या किया, मैंने किसी एडवाइजर को पकड़ा, कॉल टिप वाले को, और मैं उसको मतलब टिप का सब्सक्रिप्शन लेके मैं फिर वो ट्रेड करने लगा। तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए गवाते गवाते मैंने अच्छा खासा पैसा वहां पे लॉस किया। अब देखिए, यहाँ पे जो ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा इस माइंडसेट में पहुंच जाते हैं, घर में डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, फेयर, होप, ग्रीड जैसे इमोशन आपको निचोड़ के रख देते हैं। और ये सेम चीजें मेरे साथ हुई और मैं बहुत दिन तक इसमें स्ट्रगल करता रहा। फिर आखिर में मैंने खुद को सरेंडर करके मेरे दोस्त को बता दिया कि भाई मैं यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ। फिर उसके साथ बैठ के फिर से मेरी जर्नी शुरू हुई। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं उसके साथ बैठ के प्रॉफिट तो बना रहा था और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा था, बट एक दिन जो ये कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। और एक दिन ऐसा आया कि आपने 20 दिन में जो पैसे कमाए हैं वो आपने एक दिन में गवा दिए। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। मैं कई बार अपना ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर लेता था, बट एक दिन साइकोलॉजी बिगड़ गई कि ये सारा प्रॉफिट जो था वो एक दिन में खत्म हो जाता था। अब मार्केट में मैं इतना समझ गया था कि ओवर ट्रेडिंग, फियर, ग्रीड, होप, ये जो इमोशंस है ये मार्केट में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनाने देंगे। आपको इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इस पूरी जर्नी में मैं पूरा डिप्रेस हो चुका था। और एक तो बात ऐसी है कि आप जब लॉस कर रहे हो ना, तो आप घर वालों को बता नहीं सकते। आपका स्वभाव ना बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, आप हर चीज पे डाउट करने लगते हो। और जब आप सोते हो तब आपके दिमाग में कैलकुलेशंस घूमने लगते हैं। जो भी आपका कर्जा है, जो भी आपको गोल अचीव करना है, समझ लो 10 लाख रुपए कमाना है तो इतने का ऑप्शन खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा, ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। और यही कैलकुलेशंस मैं भी करने लगा था। अब इतना मैं समझ चुका था कि पैसे बनेंगे तब ही माइंडसेट को यूज करके। फिर मेरी मुलाकात होती है मुंबई के एक ट्रेनर से, जहां पे मैंने स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया, मैं ऐसा सीखा कि स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया मेरा कंप्लीटली चेंज हो गया। मैं ऑप्शन के दलदल से निकलने लगा और स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने लगा। यही जो स्टॉक्स है वो मैं पोजिशनल लेके जाने लगा और मैं एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगा। बट उससे पहले मैंने उस ट्रेनर से क्या सीखा कि जब हारते हो तब छोटा छोटा हारो, और जब जीतते हो तब बड़ा बड़ा जीतो। जैसे कि टॉक के शुरुआत में मैंने कहा था कि 10 में से 8 बार भी आप गलत जाते हो फिर भी आप लॉस ना करो, ऐसी एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये रोबस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? जब आप 10 में से 8 बार गलत जाते हो तब छोटा छोटा देना है, और जब 2 बार सही जाते हो उसमें 1:4 के टारगेट लेने हैं। अब 1:4 के टारगेट मिलेंगे कब? जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी। अब ये बड़ी मूवमेंट कैसे आती है? देखिए, मार्केट में ना 2 प्लेयर होते हैं, एक रिटेल और एक इंस्टीट्यूशन। और बेसिकली हम ना इम्बैलेंस ट्रेड करते हैं। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन। अब ये असंतुलन पैदा कैसा होता है मार्केट में? समझ लो एक बड़ा प्लेयर है जो कि इंस्टीट्यूशन है, एक रिटेल है। जब इंस्टीट्यूशन मार्केट में एक बड़ी क्वांटिटी मांगता है रिटेल को, जब रिटेल उस क्वांटिटी को एक रेट पे प्रोवाइड नहीं करता, तब मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आती है। सपोज करो आप इंस्टीट्यूशन हो, आपके पास 5,000 करोड़ है। आप क्या करोगे? आप हर रेट पे बाय करोगे, 102 पे, 103 पे, 104 पे, 105 पे। आपके बाइंग से मार्केट में 10-10, 20-20% की मूवमेंट आती है। अब ये बड़ी मूवमेंट हमको स्टॉक्स में ढूंढनी है। जब बड़े प्लेयर किसी स्टॉक में बड़ा पैसा डिप्लॉय करते हैं तब वो बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, और जब बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं तो वो वॉल्यूम के फॉर्म में चार्ट पे दिखती है, और चार्ट पे उसके बाइंग के फुटप्रिंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं वॉल्यूम के फॉर्म में। अब मार्केट में तो 2000 से ज़्यादा स्टॉक है। अब उसमें से ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढे जो दिन में 10 से 20% की मूवमेंट देते हैं? अब देखिए, जो एवरेज वॉल्यूम रहता है किसी भी स्टॉक में, वो जो 1-2% का रहता है, उससे 10 गुना ज़्यादा अगर क्वांटिटी कोई बाय करता है तो हमको पर मिनट में 4 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, 5 मिनट में 10 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, 5 मिनट में 10 करोड़ का वॉल्यूम। तो ये आपके सामने ऐसे स्टॉक लाके रखेगा जहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, और उसी स्टॉक में हमको प्राइस एक्शन का सेटअप लगा के ट्रेड करना है। अगर अगले दिन भी सेम तरह का वॉल्यूम आता है तब हम उसको पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं।
तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहां पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था 10 में से 8 बार तो हमेशा हमको 1:4 लेना है, और इसी स्ट्रैटेजी से मार्केट में आपको किसी भी स्टॉक में 10 से 20% के मूवमेंट मिलेंगे। अब जैसे कि आपने स्ट्रैटेजी जान ली, अगर मैं बोलूं कि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, और सही बात है, स्ट्रैटेजी से बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तब होता है जब आपका माइंडसेट अच्छा हो। और ट्रेडिंग, जो लोग बोलते हैं कि बाय किया सेल किया, ट्रेडिंग वो है ही नहीं। ट्रेडिंग सिर्फ इतनी है कि आपने किसी स्टॉक को बाय किया, अब इसके बाद जो स्टॉक 1-2 रुपए के भाव में हिल रहा है, अब आप उसको कैसे मैनेज करते हो, बस यही एक सिंपल सी चीज मतलब ट्रेडिंग है। और ये ट्रेडिंग आएगी आपको माइंडसेट की वजह से। तो राइट माइंडसेट क्या है? तो राइट माइंडसेट है हमेशा लॉस के लिए रेडी रहना। अगर आप लॉस के लिए रेडी हो तो आपको डर ही नहीं है कि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो डिफाइन है कि मेरा रिस्क इतना इतना है, इससे ज्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जिस स्टॉक में पैसा डालता है वो सीधा सीधा ऊपर जाता है, बट कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाता है उसी प्रकार से वो नीचे भी आ जाता है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी हमने 3 फेस में डिवाइड की है। फेस 1, आइडेंटिफाइंग इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जब आता है तो हमें एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि किसी भी स्टॉक में पर मिनट का 4 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम चाहिए। उसके बाद जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा का अगर वॉल्यूम आता है तो ये स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। अब ये 4 करोड़ का ही क्राइटेरिया क्यों सेट किया है? 1 करोड़ क्यों नहीं? 2 करोड़ क्यों नहीं? 3 करोड़ क्यों नहीं? अगर आप देखोगे मेरी जर्नी जो प्रीवियस शुरू हुई है, वहां पे जब स्टॉक को हिलाने की बारी आती थी तब इंस्टीट्यूशन उस स्टॉक को 1 करोड़ में भी हिला सकता था। बट अभी रिटेल पार्टिसिपेशन 7% से बढ़ गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कंपनी, LIC और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट में बड़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब पहले स्टॉक्स 1-2 करोड़ में हिल जाते थे, अभी उनको हिलाने के लिए बड़े पैसे लगते हैं। और ये बड़ा क्राइटेरिया है जो है वो पर मिनट 4 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम चाहिए। जैसे मैंने कहा 4 करोड़ का क्राइटेरिया, बट ये 4 करोड़ का क्राइटेरिया आने से ऐसा कुछ जादू नहीं हो जाएगा कि ये स्टॉक हमेशा बढ़ने ही लगे। ये तो छोटा मोटा रिटेल HNI क्लाइंट भी 4 करोड़ का वॉल्यूम डाल देगा, बट जैसे ही ऊपर जाता है स्टॉक, हमारे जैसे रिटेल सोचते हैं कि इतना ऊपर चला गया और कितना ऊपर जाएगा, तब रिटेल वहां पे शॉर्ट करने लगता है। अब ये 4 करोड़ का ही क्राइटेरिया क्यों? 4 करोड़ तो एक बड़ा HNI क्लाइंट भी खुद अकेले ही डाल देगा, बट अगर ये 4 करोड़ का वॉल्यूम मल्टीपल मिनट्स पे कंटिन्यू आ रहा है तभी ये स्टॉक 10 से 20% की मूवमेंट देगा। इसीलिए फेज 1 के क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि 4 करोड़ का वॉल्यूम मल्टीपल टाइम्स आए और जो एवरेज वॉल्यूम से 10 गुना ज्यादा हो और स्टॉक जो है वो 5% ऑलरेडी मूव कर चुका हो। फेज 2 में अपोजिट साइड में कौन ट्रेड कर रहा है, और जैसे कि रिटेल आदमी सोचता है कि एक स्टॉक इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, तो वहां पे वो सेलिंग करना शुरू करता है और इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन शुरू करता है। जैसे जैसे वीक हैंड्स निकलते जाते हैं, इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बनाते जाते हैं और वीक हैंड्स को बाहर निकलता है और तब तक एक्यूमुलेट करता है जब तक वीक हैंड्स कंप्लीटली बाहर ना हो जाए। अब क्या होता है? अब आते हैं फेज 3 पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन फिर से बड़ी क्वांटिटी मार रहा है स्टॉक्स में और एक बड़ी कैंडल जनरेट कर रहा है। यहां से उसको लिक्विडिटी मिलती है और यही साइकिल वो कंटिन्यूस जनरेट करके धीरे धीरे पोजीशन एक्यूमुलेट करते जाएगा और स्टॉक को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। अब मार्केट में किसी के बाप को नहीं पता कि स्टॉक कहां से कहां जाएगा, बस हमको इसमें यह करना है कि जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है, वीक हैंड्स को निकालता है, यहाँ पे वही प्लेयर टिक पाएगा जो लंबा होल्ड कर पाए, और वो होगा रिस्क रिवॉर्ड के कारण। अब ये बड़ा रिस्क रिवॉर्ड वही ले पाएगा जो लॉस से ना डरे। अब लॉस से डरता आदमी क्यों है? क्योंकि पोजीशन इतनी ज्यादा बना लेता है, पहले ही उसे डर लगता है कि मेरा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए, इसीलिए उसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। अब हम इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ढूंढते क्यों है? इंस्टीट्यूशन को वो चीज पता है स्टॉक के बारे में जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल पता नहीं है, और हमको सिर्फ उसको फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद जैसे ही इंस्टीट्यूशन आता है, हमको हमारे कैपिटल का 1% रिस्क लेना है और होल्ड करना है 1:4 के टारगेट पे। इस केस में आप 10 में से 8 बार भी अगर नुकसान कर लोगे, फिर भी आप छोटे नुकसान करोगे पर लॉस में नहीं जाओगे। पर क्या हो अगर आपकी एक्यूरेसी 20% से ज्यादा हो? 20%, 30%, 40%, धीरे धीरे दोस्तों आप प्रॉफिट में आने लगोगे। और यही स्ट्रेटेजी और यही टेक्निक आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। यही सेम सिस्टम हमने अप्लाई करके पिछले 7 महीनों में 56% के रिटर्न जनरेट किए हैं और अपने कैपिटल को मैंने 56% से ग्रो किया है। और एक बड़े अकाउंट में इसी स्ट्रेटेजी से 40% के रिटर्न हमने जनरेट किए हैं।
और यही सेम स्ट्रेटेजी हम अपने स्टूडेंट के साथ बैठते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग डेस्क पे, और उसमें से हमारे एक ब्राइट स्टूडेंट है जिनका 15 दिन का रिटर्न 40% के लगभग है। तो इसी प्रकार मैंने अपने लॉस मेकिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी में कन्वर्ट किया है। ये बात समझ लो कि किसी भी स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है माइंडसेट से, राइट साइकोलॉजी से और राइट ट्रेडिंग कम्युनिटी से, तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे। आई होप आपको मेरी जर्नी, मेरा ये स्ट्रगल पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।